मैं अविनाश राजवंश आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन आज हम एक नई विचारधारा को लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि पूरा देश इस नई विचारधारा को अपनाए। हमें अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, हमें बोलने की आजादी मिली है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम किसी अमर्यादित भाषा का यूज करें। आज तक मैं देखता आया हूं कि लोग अपने देश के प्राइम मिनिस्टर पे भी अमर्यादित भाषा का यूज करते हैं। आखिरकार राजनीति का स्तर इतना क्यों गिर गया? किसी को भी हक नहीं है कि किसी के ऊपर निजी टिप्पणी करे या अमर्यादित भाषा का यूज करे, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे जनता ही क्यों ना हो। आखिर ये कब तक होता रहेगा? आखिर इस पे हमें विराम लगाना ही होगा। आखिरकार लोग प्राइम मिनिस्टर पे ऐसी टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं? उनके निजी जीवन पे उनके पिता, उनकी माता प्लस उन्हें भी अमर्यादित भाषा का यूज किया गया उनके ऊपर। आखिर क्यों? अगर हम देश के प्राइम मिनिस्टर पे ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं, अर्थात हम अपने तिरंगे पे टिप्पणी करते हैं, हम अपने भारत माँ पे टिप्पणी करते हैं, हम अपने देश की सेना पे टिप्पणी करते हैं, आखिर ये कब तक? हमें इस पे विराम लगाना ही होगा। आज इसी चर्चा पे हमने जिन अतिथियों को बुलाया है उनमें पहला नाम ओम कटारे जी का है, जो एक बॉलीवुड एक्टर है और उन्होंने समाज से, रीति रिवाज से जुड़े ऐसे बहुत सारे नाटक लिखे हैं और प्रदर्शित किए हैं। दूसरे पंकज गुप्ता हैं, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं। इसीलिए हमने किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को इस चर्चा में नहीं शामिल किया है। चर्चा का शुरुआत करने से पहले आइए हम एक पुराना पीएम साहब का वीडियो देखें, जिसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है। उसके बाद हम अपनी चर्चा आगे जारी रखेंगे। मुझे बताया गया मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया। साथियों, इन लोगों ने मेरी मां को गाली दी, ये भी पूछा कि मेरा पिता कौन है। और याद रखिएगा, ये सब कुछ कहा गया मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद। आप सभी का हमारी इस चर्चा पे आखिर कब तक में स्वागत है। सर, पहला क्वेश्चन मैं ओम कटारे जी से पूछना चाहूंगा और इसके बाद इस प्रश्न का जवाब मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता से भी लूंगा। आखिर ऐसी अभिव्यक्ति और ऐसी आजादी किस काम की, जब हम अपने देश के प्राइम मिनिस्टर पे भी टिप्पणी करने से नहीं चूकते हैं? आखिरकार ऐसी अमर्यादित भाषा का यूज हम कैसे कर सकते हैं, वो भी देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिसको हम खुद ही चुन के भेजते हैं? आखिरकार ऐसी अमर्यादित भाषा का यूज तो हमें किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी भाषा का यूज होता है तो उसका असर भी समाज पे जरूर पड़ता है। आखिरकार मैं देखता हूँ कि चाहे वो समाज हो, चाहे सोशल मीडिया हो, कोई किसी को कुछ भी कहने से नहीं डरता। यहाँ तक कि देश के पीएम पे भी टिप्पणी करने से नहीं डरता। आखिर ऐसी भाषा का यूज हम कैसे कर सकते हैं? आखिरकार जो हमें आजादी मिली है वो इतने बलिदानों से मिली है, आखिर उसे हम इतना सस्ता कैसे समझ सकते हैं? अगर हमारे संविधान ने हमें अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी दी है तो इसका कतई मतलब ना निकालें कि हम किसी पे भी उसके निजी जीवन पे या उस पे अमर्यादित भाषा का यूज कर सकते हैं। मैं चाहूंगा ओम कटारे साहब जरूर इस पे अपनी राय रखें और लोगों को समझाने का प्रयत्न करें कि आखिर हम किस ओर बढ़ रहे हैं। जो हमने आजादी का मोल चुका के ये आजादी हासिल की है, कहीं दोबारा हम इस आजादी को खो ना दें। मैं चाहूंगा कि इस पे अपनी राय जरूर रखें। ओम कटारे जी।
अविनाश जी, मैं हूं ओम कटारे। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने आज मुझे इस दिवस पर, इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने चैनल में इस चर्चा में शामिल किया। इस 73 साल में हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, बहुत विश्व में बहुत नाम कमाया है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ जिसे कह लीजिए कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर हमारा निरंतर पतन हो रहा है। हमारा चरित्र, हमारे मूल्य, हमारी मर्यादाएं, जो बड़े लोगों से हमने कुछ सीखा था, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सोशल मीडिया ने हमें ये इस तरह की अनुमति दे दी है कि हम खुलेआम किसके लिए कुछ भी बोलें। गाली गलौज की भाषा होने लगी है। इतना एग्रेसिव नोट पर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि बात नहीं कर रहे हैं, हर वक्त झगड़ा कर रहे हैं। और ये झगड़े का जो सुर है, ये हमें कहीं ना कहीं मीडिया चैनल से मिला है। आज देखिए आपकी हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी हम कितने सारे अपशब्द बोलते हैं। किसी भी नेता की रैली देख लीजिए, उनके भाषण देख लीजिए, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, लेकिन जो आदान प्रदान हो रहा है शब्दों का, वो इतना छिछले लेवल पे होता है कि हमको शर्म आ जाती है। अब बताइए, अगर आप किसी पार्टी के नेता हैं या कोई क्षेत्र में के आप सांसद हैं या एमएलए हैं और आप लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लोग आपको भाषण में सुन रहे हैं और आपकी भाषा बहुत ही अपमानजनक है, तो दर्शक आपसे या श्रोता सुनने वाले क्या लेके जाएंगे? और फिर उसी भाषा का इस्तेमाल वो शायद अपनी लाइफ में करते हैं, अपने घर में करेंगे, अपने बच्चों के साथ करेंगे। तो आने वाले समय में पीढ़ी या जो नई पीढ़ी है, उसको हम क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। तो हम सबको, चाहे वो पक्ष का नेता है, विपक्ष का नेता है, आम आदमी है, छोटा बच्चा है, बड़ा आदमी है, कोई भी हो, किसी भी आदमी से बात करते समय अपमानजनक भाषा में बात नहीं करना चाहिए। शायद मेरी बात लोगों को बुरी लगे और लोग समझें कि जब तक आप अपनी बात बहुत जोर शोर से नहीं कहते हैं, लोगों तक पहुंचता नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जो लोग भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप उनके बारे में दूसरों से पूछिए कि उनके मन में उसके लिए कितनी इज्जत है, तो आपको उनके बारे में सही बातें पता चलेंगी। कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे, वो खुद या कोई दूसरे लोग उसका सम्मान ना करें। और सम्मान तभी होगा आप जब सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा सोचना ऐसा है कि हमें इस पर अंकुश लगाना चाहिए कि देश का प्राइम मिनिस्टर हो या कोई ऐसा सम्मानजनक व्यक्ति हो जिसके लिए हम बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, या किसी रैली में बोल रहे हैं, या किसी ऐसी जगह पर बोल रहे हैं जहां बहुत सारे लोग जमा हैं, हमें सोच समझ के सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा खुद का चरित्र नीचे ना गिरे। देखिए, मैं करीब 40 साल से हिंदी रंगमंच से जुड़ा हुआ और बहुत ही साफ सुथरे नाटक करने की मेरी कोशिश है। करीब 100 नाटकों का हम लोगों ने निर्माण किया है, लेकिन आज तक किसी भी नाटक में हमने कोई भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जिसकी वजह से लोगों को अनइजीनेस हो या वो आपत्ति बात जताएं। जब मैं एक छोटा सा रंगकर्मी इस देश का ये संतुलन रख सकता हूं कि हमें देना क्या है लोगों को, तो जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, उन सबको, या जो पत्रकार हैं, या जो चैनल पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि हम
किस भाषा का इस्तेमाल करें और किन शब्दों का उपयोग करें ताकि किसी को भी अपमानजनक ना लगे। बस मेरा इतना ही कहना है। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मैंने अपना विचार कहा है। किसी को क्षति पहुंचाना या किसी को मतलब आहत करना मेरा उद्देश्य कतई नहीं है। सो प्लीज आप अन्यथा ना लें, बात के मर्म को समझें कि मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं कि भाईचारा, अच्छी भाषा, अच्छा बोलचाल, अच्छे रिश्ते तभी होंगे जब हम एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करें। दुनिया की आधी लड़ाइयां अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें तो मेरे ख्याल से खत्म हो सकती है। क्योंकि सम्मान करें तो लिहाज होगा, उसकी बात सुनेंगे, समझेंगे और अमल में लाने की कोशिश करेंगे। मैं ओम कटारे जी के बात से भी सहमत हूँ और जनता भी सहमत होगी। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर पंकज गुप्ता भी अपनी राय जरूर रखें। सर, आप अपनी राय जरूर रखिए। इसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, प्लीज सर। राम राम सभी देशवासियों। स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कुछ खास चीजों को लेकर के बातचीत करने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं और आपका प्रश्न भी यही है कि अभिव्यक्ति की आजादी की कोई लिमिट होनी चाहिए कि नहीं, कि कोई भी उठे और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से या एक छोटी मोटी मीटिंग्स में कुछ भी उल्टा सीधा किसी के लिए भी, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या फिर हमारी भारत माता के लिए या फिर हमारी फौज के लिए, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे शांति से बैठे हुए हैं क्योंकि वो वहां पे खड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आजादी की भी एक लिमिट होनी चाहिए। आपका राइट जो है वो वहीं तक सीमित है जहां तक वो किसी दूसरे को हर्ट नहीं करता या दूसरे को परेशान नहीं करता। अगर आपको आजादी है बोलने की इस संविधान ने दी हुई है तो उस आजादी का सही से उपयोग करना चाहिए। हम सभी जो लोग हैं उन लोगों के घर में एक माता पिताजी द्वारा संस्कार दिए जाते हैं। उस संस्कार में है, सबसे पहले जो बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं उसमें यही है कि बेटा कुछ गलत मत बोलो, बेटी कुछ गलत मत बोलो, ऐसा कुछ मत बोलो जिससे किसी दूसरे को बुरा लगे, किसी को अपशब्द मत कहो। हमारे यहाँ तो वो संस्कार दिए जाते हैं और हम सभी उन संस्कारों से बंधे हुए हैं। बंधे क्या, हमारे दिमाग में ही वो फीड है, जैसे प्रोग्रामिंग की गई हुई हो किसी कंप्यूटर की। हम उस अपनी जो एक लिमिट है उससे आगे जाते ही नहीं हैं। लेकिन शायद किसी के संस्कार में या कुछ ऐसा रह गया कि वो आज उसको एक बहुत गलत तरीके से ले रहे हैं। प्रधानमंत्री यानी कि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है पूरे विश्व में और हमारे लिए वो काम करता है, और हम अगर उसको अपशब्द बोल रहे हैं तो ये हम अपने आप को अपशब्द बोल रहे हैं। अब अपने आप में हमारे माता पिता भी हैं, यानी कि अगर आप प्रधानमंत्री को कोई गाली दे रहे हैं, भारत माता को कोई गाली दे रहे हैं, तो वो आप अपने माता पिता और अपने आप को गाली दे रहे हैं। अगर ये चीजें समझ में आ जाए लोगों को तो वो इस तरीके की चीजें हो सकता है दोबारा ना। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आखिरकार कब तक? आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन ये आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इसके लिए हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोगों ने अपनी आहुतियां दी हैं। तब हमारी विचार भले अलग थे, लेकिन हमारा ध्येय एक था, आजादी, और कोई किसी पे अमर्यादित भाषा का यूज नहीं करता था। आखिर अब क्यों? पहले हम धर्म और भाषा के नाम पे नहीं बटे हुए थे। हमारा केवल एक ही उद्देश्य था, आजादी, आजादी और आजादी। लेकिन आखिर आज हम अपने धर्म और भाषा के नाम पे क्यों बट रहे हैं? आखिर ये कब तक यूं ही चलता रहेगा और हम यूं ही बढ़ते रहेंगे? मैं चाहूंगा कि इस पे बॉलीवुड एक्टर ओम कटारे जी अपनी बात रखें, और इसके बाद मैं इस प्रश्न का जवाब डॉक्टर पंकज गुप्ता से भी चाहूंगा। डॉक्टर ओम कटारे जी, आप अपनी राय इस पे रखें। अविनाश जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। मैंने आज से 20 साल पहले एक नाटक किया था, ये कहां आ गए हम। इस नाटक को मैंने 15 अगस्त को ही किया था, और इसका थीम था कि नई पीढ़ी को ये बता सके कि कहां से आजादी हासिल करने के बाद संघर्ष करते 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 हम लोग कहां पहुंच गए, जहां पतन ही पतन हो रहा है। वैसे ऊपर से देखें तो हमने बहुत तरक्की की है, टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हैं और बहुत सारी चीजों में हमने तरक्की की है, लेकिन अपने अंदर जब झांक के देखते हैं तो देखते हैं कि चरित्र का कितना हनन हो रहा है। कोई चरित्र रहा ही नहीं, मूल्य नहीं रहे, संस्कार नहीं रहे। और उसकी वजह यह है कि हम ये जानने नहीं चाहते कि इस देश में जो आजादी हमें मिली है उसके लिए किन लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी और कितना संघर्ष किया, कितने लोग बलिदान हुए, कितने लोग शहीद हुए, कितनी माओं ने अपने बच्चे खोए, कितनी औरतें विधवा हो गईं, तब जाकर हमें ये आजादी मिली और हम खुली हवा में आज सांस ले रहे हैं। लेकिन हम सब भूलते जा रहे हैं। हमारा संबंध सिर्फ क्षणिक रह गया है कि अगर हमें कोई चीज जाननी है, किसी के बारे में जानना है, तो हमने सोशल मीडिया पर या गूगल पर सर्च किया और जान लिया। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय या बहुत सारे ऐसे नाम, महात्मा गांधी जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस आंदोलन में शामिल थे। महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, अपने परिवार, अपने बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचा, सिर्फ एक धुन थी कि हमें आजादी हासिल करनी है। ना ये जात पात देख रहे थे, ना धर्म देख रहे थे, ना किसी भी चीज की तरफ उनका ध्यान नहीं था। सिर्फ एक उद्देश्य, एक मकसद, एक मिशन
कि यहां से अंग्रेजों को भगाना है, लेकिन अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए और वो गुलामी हमारे दिमाग से अभी भी नहीं जा रही है कि हम अपनी ताकत जाने और अपनी सामर्थ्य जाने। आज पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान की तरफ क्यों बढ़ते हैं की कोशिश कर रहे हैं, क्यों यहां आना चाहते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी ये बैठा हुआ है कि हिंदुस्तान एक श्रेष्ठ देश है, मगर हम इसको भूलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि हर युग में कोई ना कोई अपने जीवन की आहुति देगा इस पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए। उसका सम्मान कीजिए, उसका आदर कीजिए, उसका सहयोग कीजिए। और अगर आप सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उसके लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए और अपने आसपास के लोगों से भी यही कहिए कि हमें आपत्तिजनक भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हर आदमी एक सम्मानीय जिंदगी जीना चाहता है और सम्मान कमाने के लिए कई बार अपनी जीवन के न जाने कितने साल दे देता है, वो तब भी उसको सम्मान नहीं मिलता। तो सम्मान कमाने का या सम्मानीय होने का एक सबसे बड़ा या ठोस प्रमाण ये है कि आप दूसरों का सम्मान करें और दूसरे आपका सम्मान करें। आप जरा सोचिए कि अगर पूरे देश में किसी दिन कोई एक दूसरे से अपशब्द ना बोले एक दिन के लिए और सबके चेहरे पर एक मुस्कान हो, सब एक दूसरे से भाईचारा वाली भाषा बोलें, तो दिन कितना शुभ दिन होगा। लगेगा असली आजादी तभी हमें उस दिन मिली। लेकिन हम इसके धर्म को उंगली उठाएंगे, वो उसके धर्म को उंगली उठाएंगे। और आपको बता दूं कि ये जो आम आदमी जो जीवन की लड़ाई लड़ रहा है, जिसके खाने का ठिकाना नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि उसका घर की छत कल को गिर पड़ेगी, बाढ़ आएगी, उसको धर्म जात पात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदार ये सारी बातें लोगों तक घुमा फिरा के पहुंचाते हैं और धीरे धीरे आम आदमी जो बेचारा भूखा है, परेशान है, वो किसी न किसी तरह इसमें फंस जाता है। उस चीज आपने एक चीज देखी होगी कि किस तरह कोई भी हादसा अगर आज होता है और अगर उसको नेशनल लेवल पर इशू बनाना है तो चैनल वाले इसमें सबसे आगे रहते हैं। उस एक घटना को इतनी बार ड्रामेटाइज नाटकीय करके दिखाएंगे कि मैं 40 साल से नाटक कर रहा हूं, मैं कई बार उनकी नाटकीयता देखकर अपना नाटक, अपने जीवन में जितना भी मैंने नाटक समझा जाना है वो भूल जाता हूं मैं कसम से, उनकी परफॉर्मेंस देखकर कि छोटी सी बात को बहुत बड़ा करेंगे। इस पर मेरा एक नाटक था, हरिशंकर प्रसाद जी जो मशहूर व्यंगकार हैं, उनका एक लिखा नाटक था 10 दिन का अनशन। इसको मैंने नाटक के रूप में रूपांतरण किया इसका और तेरी मेरी प्रेम कहानी के नाम से इसको मंचित किया। और इस नाटक में परसाई साहब ने जिस व्यंग को लिखा है कि अनशन जैसी चीज को किसी भी लेवल पर इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई भी लेवल पर। उसकी पूरी कहानी तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन उसको उसके कुछ मतलब सीन ऐसे थे जो बताते थे कि शोषण, राजनीति में किस तरह शोषण होता है और करता कौन है शोषण। परसाई साहब का तो व्यंग लिखने का जो तरीका था वो सारी दुनिया में मशहूर है।
तो घूम फिर के हम फिर वापस इसी पे आते हैं कि हम सबको आज जिस युग में रह रहे हैं, जहां इतनी सारी सुविधाएं हैं, जहां आज टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों की एक्सेस है, घर बैठे हम पूरी दुनिया को अपने फ़ोन पर देख लेते हैं। ऐसे में हमें पहले से ज़्यादा बेहतर काम करना चाहिए। सुविधाएं हमारे पास अब ज़्यादा हैं, पहले कम सुविधाएं थी, अब सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में हमारा चरित्र और मजबूत होना चाहिए और हमें अच्छा काम करना चाहिए और देश के लिए मर मिटने वालों के साथ एकजुट होकर जुड़ के उनके साथ काम करना चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना है। अगर मेरी बात किसी को कहीं खराब लगी हो या किसी के को मेरे वक्तव्य से कुछ ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही कहना है कि हमें अपने आप को पहचानना है, अपने देश को पहचानना है, अपने जिसे कह लीजिए कि अपनी ताकत को पहचानना है और आने वाले समय में हमें बहुत ही अच्छा बनना है हम सबको। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता से चाहूंगा कि वो भी अपनी इस पे राय रखें और मुझे शायद ये लग भी रहा है कि वो ओम कटारे जी की बात से भी सहमत होंगे। जी सर, आप अपनी बात रखें। जी अविनाश जी, आपका जो प्रश्न है कि आजादी के पहले जो स्वतंत्रता के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें ना तो हम भाषा के नाम पे बटे हुए थे और ना ही हम धर्म और जाति के नाम पे बटे हुए थे। उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आज हम भाषा और जाति और धर्म के आधार पे बट गए हैं। देखिए, अगर इसका इतिहास देखा जाए तो ऐसा नहीं है। हम जाति, भाषा और धर्म के आधार पे हमने आपस में बहुत बार लड़ाइयाँ लड़ी हैं, किंतु जब भी हमारे ऊपर बाहर से किसी ने आक्रमण किया, जैसे हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उस वक्त हम सब भारतीय थे। भाषा इसी चीज को समझते हुए परम पूज्य महात्मा गांधी जी ने अपने विचार रखे थे कि आजादी के पश्चात भारत की एक ही भाषा होनी चाहिए। वो जो सबसे ज्यादा प्रचलित भाषा है हिंदी, उसका समर्थन उन्होंने किया था। उनको आजादी के पहले जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, उसमें राजगोपालाचार्य जी, आपके सुभाष चंद्र बोस जी, इन सब का, लोकमान्य तिलक जी का समर्थन था। संसद में भी इस आजादी के पश्चात संसद में भी इस पे काफी जोरदार बहस हुई कि भारत गणराज्य की भाषा कौन सी हो, लेकिन रीजनल पॉलिटिक्स के चलते इस पर कोई हम एक सहमति नहीं बना पाए उस वक्त, और हमने बीच का एक रास्ता चुनना ज्यादा उचित समझा। इसको आप वोट बैंक पॉलिटिक्स कह लीजिए, कुछ की रीजनल भाषाएं भी होनी चाहिए। धर्म और जाति, ये अगर मैं बोलूं कि पॉलिटिक्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है तो शायद एकदम सही होगा, क्योंकि पॉलिटिकल कारणों से ही जाति और धर्म में पे लोग लड़ाइयाँ लड़ते हैं। अन्यथा आप देखिए तो हम मुसलमान भाइयों के साथ उनकी ईद में, उनके त्योहारों में, उनके निकाह में हम लोग शरीक होते हैं, तो वो हमारे यहाँ भी हमारे जो त्योहार हैं उनमें शरीक होते हैं, हमारे यहाँ की शादियों में आते हैं, हम लोग रोज उठते बैठते हैं। दूसरी, अगर आप जाति के लोग ले लीजिए तो दोस्ती किसी उससे ये पूछ के नहीं होती मेरे भाई कि तू ब्राह्मण है कि तू एक बनिया है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ पे राजनीति आती है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हम अपनी जाति, अपने धर्म के लिए हमारे अंदर एक हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, और अगर हमारी जात बिरादरी का कोई आदमी होता है तो हम उसकी तरफ खड़े होते हैं। इसी चीज का फायदा राजनीति करने वाले लोग उठाते हैं और हमें आपस में लड़वा।
आज हम अपनी चर्चा को यही विराम देते हैं और आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां और साथ में जो हमारे अतिथि हैं उन्हें भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि आप अपने देश की तरक्की में यूं ही अग्रणी बने रहें और देश की शान हमेशा बढ़ाते रहें। साथ में जाते जाते मैं ओम कटारे जी का एक नाटक लेके आया हूँ जिसका नाम है तेरी मेरी प्रेम कहानियां। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सड़क छाप लोफर है और वो किसी और की पत्नी को चाहने लगता है, जिसमें वो बार बार पिटता भी है और बाद में वो एक नेताजी के संपर्क में आता है। नेताजी कहते हैं कि मैं तुम्हें उसकी पत्नी दिला दूंगा, लेकिन इसके लिए तुझे अनशन पे बैठना पड़ेगा। और बाद में इतना राजनीतिक भूचाल आता है, ये मामला संसद तक जाता है और आखिरकार उसे दूसरे की पत्नी मिल जाती है। जरूर इस नाटक को जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मेरी सरकार से शुरू से ही विनती थी, आग्रह था, प्रार्थना थी कि इस मुद्दे की गंभीरता को समझा जाए। केजरीवाल साहब जानते हैं ये बात, लेकिन सरकार कभी भी किसी बात को गंभीरता से नहीं लेती। उसका कहना है कि हम सोचेंगे, विचार करेंगे, फिर अपना निर्णय देंगे। अगर इस मुद्दे की गंभीर, प्लीज एक्सक्यूज मी, अगर इस मुद्दे की गंभीरता को समझा गया होता तो आज ये नौबत ना आती कि हमें यहाँ इन लोगों के साथ बैठना पड़ता। Mr. Mohit, first I would like to say that there is no issue. A non-issue has been converted into a national issue. Why? Because Mr. Narayan Datta Tiwari, he wants to play his dirty brand of politics. मैं माफी चाहता हूँ रेणु जी, देखिए, मैं माफी चाहता हूँ रेणु जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। पहले तिवारी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। तिवारी जी आप बोलिए प्लीज। मैं इनसे ये जानना चाहिए, डर्टी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स क्या होती है? पॉलिटिक्स इज ए पॉलिटिक्स, देयर इज नो ब्रांड, देयर इज नो डर्टीनेस इन पॉलिटिक्स। ये डर्टी बना दिया ऐसे लोगों ने। Mr. Tiwari, the kind of politics you are playing cannot be called above board politics. This politics is absolutely downright. You are going out of the way. आप गलत बात बोल रहे हैं। माफी चाहता हूँ, यहाँ पर कोई नीति नहीं होगा, हम मुद्दे से जुड़े रहेंगे। तिवारी जी आपसे एक सवाल है, नेशन ये जानना चाहता है कि आपने शुरू से ही रोमियो को अनशन के लिए उकसाया है ताकि आप खबरों में रह सके। Exactly. नेशन ये जानना चाहता है क्या ये बात सच है? We also want to know. ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है। ये इल्जाम है सरासर मुझ पर। मैंने इस प्रकरण में तभी प्रवेश किया जब मैंने महान रसानंद स्वामी का वक्तव्य पढ़ा। प्रभु क्षमा करना। I want to ask. At this point, I want to ask, and even the nation is wanting to know who is this Roshananda Swami? Tell me, anybody has seen Roshananda Swami? Mohit, you are running such a big channel. You have any audio visual of this Roshananda Swami? एलिफेंटा केव्स गई है, वहाँ जाके आप देखिए, वहाँ की गुफा में कुछ लोग भगवान को नहीं मानते। रसानंद स्वामी तो एक स्वामी है। Mr. Tiwari, you are absolutely changing the subject. देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि रोमियो के अनशन में कोई छल कपट नहीं। अगर उसके प्यार में कहीं कोई छल कपट होता तो वो तन्नू जी को भगा ले गया होता, उसके साथ उसने बलात्कार किया होता, जबरदस्ती की होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पूरा बोलने दीजिए, पूरा बोलने दीजिए उनको, पहले बोलने दीजिए। माफी चाहता हूँ, मुझे हक है बोलने का। आपने कहा था ये चैनल जी प्रोग्राम ज्यों के त्यों जा रहा है, तो ज्यों के त्यों जा रहा है, इनको हिंदी समझ में नहीं आती। माफी चाहता हूँ, लाइव चर्चा चल रही है, आपका आपकी हर बात पर आपको चर्चा is humiliating women. तिवारी जी को बोलने दीजिए। माफी चाहता हूँ, बोलिए। जी, देखिए, मेरा कहना ये है कि अगर उसको उसके प्यार में कहीं छल कपट होता तो वो अपने आप को कष्ट नहीं देता। वो खुद को कष्ट देके अनशन पर बैठा हुआ है। इससे ये साबित होता है उसके प्यार में कितनी सच्चाई, कितनी गहराई, कितनी आत्मा है। पूछे इनसे, इनका क्या कहना है? केजरीवाल साहब मुझे बोलने दीजिए। रेणु जी माफी चाहता हूँ, आपको फिर से बोलने का मौका दूंगा मैं अच्छे से। केजरीवाल जी को अपनी बात शुरू करने दीजिए। सर बताइए आप। मैं नारायण जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ और यही बात मैं पीएम को समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सरकार जो है गंभीर मुद्दों को भी मसल देती है। इतिहास गवाह है कि कभी इतिहास गवाह है कि कभी ऐसे छोटे मुद्दे सत्ता पलट देते हैं।
मैं रेणु जी से यही कहूंगा कि इस मसले को शांति वार्ता के जरिए सुलझाया जा सकता है। बार बार शांति क्यों बोलता है? लाया साथ में अभी भी आप देखिए, इनको देखिए, ये उनकी पर्सनल लाइफ की कोशिश कर रहे हैं। What you have to do with her is One day I will do sting operation. यहाँ पर कोई किसी के निजी जिंदगी में नहीं रहेगा, यहाँ पर मुद्दे से जुड़ेंगे। देखिए रेणु जी, मैं कहना चाहता हूँ कि इसका शांति के साथ हल पाया जा सकता है, तो बोला है, लेकिन हमको लगता है पाया है शांति के साथ। लेकिन हमको लगता है कि यहाँ पर झगड़ा करने ही आई है। अरे अभी तो हम कुछ नहीं किया। इफ यू कंटिन्यू लाइक दिस ना, वेरी सून आई विल टेक चप्पल। माफी चाहता हूँ, यहाँ कोई निजी नहीं होगा, हम मुद्दे से जुड़े रहेंगे। I want to say, Mr. Mohit, these people are going on and on and on, but nobody is thinking of Madam Tonu. Now, Madam Tonu is under so much of stress. Her husband is about to leave her. Her family people are against her. Even her friends, they are saying, जरूर पहल इन्होंने किया होगा। हाँ, की है मैंने पहल। अच्छा दिखना अगर पहल है, अच्छे कपड़े पहनना अगर पहल है, रोज मंदिर जाना अगर पहल है, तो किया मैंने पहल। अनादिकाल से लेके अब तक पुरुष हर पल स्त्री को भोगने की लालसा लिए घूम रहा।